मैंने स्टूडियो में लगा भी ली और अब रियलाइज़ होता है कि उस फ्रेंड का तो बहुत बड़ा हाथ है। उसी ने मुझे बोला जब मैं एंग्शियस होती थी कि तू ना यूट्यूब पे डाल गुरुजी सत्संग। मैंने कहा मैं सत्संग क्यों सुनूंगी? कह रही ये सत्संग ना सबके एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रही सुन, तेरे को ना कनेक्टेड फील होगा। तो मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद आपको मतलब क्या फील हुआ कि वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्स कैसी है? कुछ हेवन है, तो वो ये है। आपको गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी ने आपको मिलाया गुरुजी से? पता था कि मैं इनसे जुड़ रही हूँ, मेरे को किसी ने बस ब्रेसलेट बना दिया। उसके बाद तो मेरे पास मेडिकल भी इतने सारे इंस्टेंसेस होते गए ना कि मुझे लगा कि हाँ ये ब्रेसलेट जो है ना ये एक कवच है मेरे। घर में कभी आपने सत्संग कराया गुरुजी का? सत्संग आता है जिसमें वो बोलते हैं कि जो गुरुजी के मंदिर की बाउंड्री से भी निकल जाते हैं ना, गुरुजी उसको भी ब्लेस कर देते हैं। बस उसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा आरजू ये तो देख हमारा आंसर मिल गया। मैं तो रो रही थी कि उन्होंने मुझे अपने घर नहीं आने दिया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं नैन्सी जी, जिनको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सोशल मीडिया पे देखा होगा। अगर आप गुरुजी के फॉलोअर हैं तो आपने ज़रूर इनको कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आइए मिलते हैं नैन्सी जी से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, और इन्होंने अपनी सिंगिंग लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, कितने भजन गाए हैं इन्होंने गुरुजी को लेकर, और कितने सत्संग इन्होंने अटेंड करे हैं, वो भी हम इसमें बात करेंगे। नैन्सी जी बताइए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। तो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ कोविड से जस्ट पहले। अच्छा। कोविड शुरू नहीं हुआ था और मैं इस बात का बड़ा शुक्राना करती हूँ कि कोविड उस टाइम शुरू नहीं हुआ था और मैं उनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी थी। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ मैं कब जुड़ी हूँ। मैं किसी के सत्संग पे गई थी और उन्होंने मुझे ना ब्रेसलेट देते हुए बोला कि भाभी आपको ब्रेसलेट दे दूँ, आप इसको अच्छे से रखोगे ना? तो मुझे तब भी समझ नहीं आया ये ऐसे क्यों बोल रही है अच्छे से रखोगे। अच्छे से ही रखूँगी, हाथ में पहनूँगी। तो मैंने कहा हाँ, तो उसने मुझे दे दिया। दिसंबर की बात थी ये। और तब मेरा नया नया स्टूडियो खुला था, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो ये ब्रेसलेट पहनने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में तो कोविड आ गया था। ये 3 महीने मेरा स्टूडियो में इतना अच्छा काम चला, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। एंड शुक्राना मालिक का कि मैंने स्टूडियो घर पे खोला था। अगर मैंने कहीं बाहर रेंट किया होता तो शायद कोविड में मेरा हाल बहुत बुरा हो जाता। तो मैंने अपने घर पे ही एक रूम को ट्रांसफॉर्म करके स्टूडियो बनाया हुआ है और मैं मेकअप्स करती हूँ। और वो 3 महीने बहुत अच्छे गए। और जैसे ही कोविड आया तो मैं बहुत एंग्शियस रहने लग गई कि मैं क्वारंटाइन नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए मैं अकेली नहीं रह सकती। घर का भी कोई बंदा हो गया तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, कैसे मैनेज होगा? और मेरी बेटी को एज़मा था और कोविड में स्पेशली बोला गया था कि एज़मेटिक लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा डरती रहती थी। मैं कहती गुरुजी आप हो, मुझे पता है, आप ना मुझे मत होने देना, मुझे हो गया तो फिर मैं बाकी सबको कैसे देखूंगी। और मुझे अभी भी याद है मैं कोविड टाइम पे रज के मंदिर गई हूँ। इतना मैं शायद कभी नहीं गई जितना मैं कोविड टाइम पे गई हूँ। पास बनवाया भाग गए, पास बनवाया भाग गए, सड़कें खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। और मंदिर भी गए 15 मिनट में जाके वापस बाहर। इतना अच्छा लगता था। एक तो अंदर घुसती तो लगता था ओ माय गॉड मैं जन्नत में आ गई हूँ। ये तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, ऐसी भी कोई जगह है। अपने घर वालों को कहती थी कि आप तो इंडिया के हर बाबा के पास गए हो, गुरुजी के पास कैसे नहीं पहुँचे? मुझे उनसे मिलना था। पूरे दिन उनके सत्संग सुनते रहना, रात को सोते तक सत्संग सुनना, उठते हुए भी सत्संग सुनना। ऐसे लगता था कि हम जल्दी से सुबह उठूँ, सत्संग सुनूंगी। जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम था, लैपटॉप पे बैठी हूँ, साथ में सत्संग लगाया और सत्संग सुन रही हूँ, जिससे मुझे पता चला कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं लोग, उनके साथ कैसे जुड़ते हैं। तब रियलाइज़ हुआ अरे मैं भी तो ऐसे ही जुड़ी हूँ, पता नहीं चला, लेकिन उनसे कनेक्शन बन गया। कोई बीच में नहीं आया, कोई नहीं, कुछ नहीं। एक फ्रेंड ज़रूर थी जिन्होंने मेरे स्टूडियो की इनॉग्रेशन में गुरुजी का स्वरूप दिया था। मैं कहती थी गुरुजी की फ़ोटो दी है। तब मैं भी ऐसे अनजान थी तो मैं कहती वाह तूने मेरे को गुरुजी की फ़ोटो दी है, चल मैं स्टूडियो में लगा लेती हूँ। मैंने स्टूडियो में लगा भी ली और अब रियलाइज़ होता है कि उस फ्रेंड का तो बहुत बड़ा हाथ है। उसी ने मुझे बोला जब मैं एंग्शियस होती थी कि तू ना यूट्यूब पे डाल गुरुजी सत्संग। मैंने कहा मैं सत्संग क्यों सुनूंगी? कह रही ये सत्संग ना सबके एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने कहा अच्छा। कह रही सुन, तेरे को ना कनेक्टेड फील होगा। ऐसा ही हुआ। तो जब मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत इश्यूज सबके घर में होते हैं, मेरे घर में भी थे, तो मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मुझे याद है मैंने जब लगाया ना गुरुजी सत्संग तो एक भजन आया हत्थां दियां लकीरां। बिल्कुल। तो उसकी लाइन थी सानू पता बदल तू सकदा है साढ़े हत्थां दियां लकीरां नू। और मैंने उसको खुद से इतना रिलेट किया, मुझे लगा ये तो मेरे लिए कोई बोल रहा है कि वो मेरी लाइफ बदल सकते हैं। अभी सब खराब चल रहा है लेकिन ये ठीक होगा। और ऐसा हुआ कि जहाँ रिलेशंस बहुत ख़राब चल रहे थे, आज हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, ऐसे रिलेशन है। ऑल शुक्राना टू गुरुजी।
तो मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद आपको मतलब क्या फील हुआ कि वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्स कैसी है? मुझे मतलब लगा अगर कुछ हेवन है तो वो ये है, एक ऑरा ही अलग था वहाँ का घुसते ही। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी ने आपको मिलाया गुरुजी से? किसी ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट बनाया सबसे पहले तो। आपको मतलब पता नहीं कि किसने तब बनाया? मुझे नहीं पता था कि मैं इनसे जुड़ Okay. रही हूँ, मेरे को किसी ने बस ब्रेसलेट पहना दिया। उसके बाद तो मेरे पास मेडिकल भी इतने सारे इंस्टेंसेस होते गए ना कि मुझे लगा कि हाँ, ये ब्रेसलेट जो है ना, ये एक कवच है मेरे लिए। और जब जब कुछ हुआ है किसी के भी साथ मेरे घर में, अगर मैंने उनके हाथ में वो ब्रेसलेट पहनाया, उस विश्वास के साथ पहनाया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप हॉस्पिटल जा रहे हो लेकिन ठीक ठाक वापस आओगे, और ऐसा हर बार हुआ है। और मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे सत्संग सुनने के लिए बोला था, उसको तो मैं सारा क्रेडिट देती हूँ। बिल्कुल। तो आपके घर में कभी आपने सत्संग कराया गुरुजी का? तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई ना, तो वही फ्रेंड मुझे लेके गई है जिसने सत्संग सुनने को बोला था, आरजू नाम है उसका। और ना मैं बहुत एक्साइटमेंट में मंदिर गई हूँ, और पूरे रास्ते सत्संग सुनते हुए गए हैं। हमने कोई बातें नहीं करी, हम सत्संग ही सुन रहे थे। मेरे को ये था नहीं मैं उन्हीं के सत्संग सुनती रहूँ। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे ना, तो मंदिर वाली रोड पे घुसने से पहले सेवादार ने रोक दिया। मैंने कहा क्यों रोक रहे हैं यार? ये कह रहे हैं मंदिर बंद है आज से। मैंने कहा मंदिर क्यों बंद है? तो उन्होंने कहा आज लास्ट डे, कल लास्ट डे था, अब से मंदिर नहीं खुलेगा, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। तब कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, बट मंदिर वगैरह पहले ही बंद करा दिए थे। तो मैं ना वहाँ बाहर ही खड़ी रही और मैं ना रोती रही। मैंने कहा मैं आपके घर आई पहली बार और आपने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। तो मैंने कहा मैं तो यहीं खड़ी हूँ 10-15 मिनट खड़ी रही। फिर मेरी फ्रेंड बोली नहीं नैन्सी चल, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम वहाँ से चले तो हम सत्संग ही सुन रहे थे। सत्संग आता है जिसमें वो बोलते हैं कि जो गुरुजी के मंदिर की बाउंड्री से भी निकल जाते हैं ना, गुरुजी उसको भी ब्लेस कर देते हैं। बस उसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा आरजू ये तो देख हमारा आंसर मिल गया। मैं तो रो रही थी कि उन्होंने मुझे अपने घर नहीं आने दिया, और उन्होंने तो मेरे को मैसेज दे दिया कि जो मेरे घर के बाहर से भी निकल जाएगा उसको भी ब्लेस कर देता हूँ। तो मैंने कहा बस ये तो कुछ तो है, ये इनमें कुछ एनर्जी है। तो मैंने कहा चलो मैं इनके घर नहीं जा पाई ना, मैं इनको अपने घर बुला लेती हूँ। मैंने कहा आरजू मुझे सत्संग करना नहीं आता, और तुम लोग कहते हो जहाँ पे भी सत्संग होते हैं गुरुजी आते हैं, तो तू मुझे बता सत्संग कैसे करना है। मेरा बर्थडे है 10 मई को, मेरा बर्थडे था, तो 2 महीने का गैप था। मैंने कहा 2 महीने हम सब डिसाइड कर लेते हैं और हम सत्संग करते हैं। तो हमने फर्स्ट सत्संग किया था मेरे बर्थडे पे 10 मई 2020। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो मैं पहले तो ये सोचती थी कि सब कहते हैं गुरुजी आते हैं, गुरुजी आते, तो क्या गुरुजी आके बैठ जाते हैं? तो मैं नादान थी, मुझे सच में नहीं पता था कि कैसे पता चलता है गुरुजी आए हैं। बिल्कुल। बट उस सत्संग में पता चला गुरुजी का पता चलता है गुरुजी की फ्रेग्रेंस से। कि फ्लावर्स तो हर जगह होते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं फ्लावर्स पड़े होते हैं, पर वो जो फ्रेग्रेंस थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो पता चल रहा था कोई नॉर्मल फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। और वो 2 घंटे का सत्संग में मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं उठूँ। मुझे लग रहा था मैं बैठे बैठे उनसे बातें कर रही हूँ, और ये बातें कभी ख़त्म ना हो, ये बातें चलती रहें। और मुझे लग रहा है मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बर्थडे के दिन मेरे घर आए हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा बर्थडे इतना स्पेशल हुआ। तो आजकल जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई गुरुजी ऐसे करते हैं, ये पोस्ट जो डाल रहे हैं लोग, इनके ऊपर क्या आपका कहना है कि अगर आप इसको देखोगे या मतलब इसको करोगे तो गुरुजी ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये सब क्या, ये कितने हद तक सच है? इस सब में मैं बिलीव नहीं करती। गुरुजी ने हमेशा से कहा था कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो हम किसी और की बात क्यों सुने। अब आपने किसी को देखा होगा, लोग कहते हैं कि गुरुजी ने ना आज मेरे सपने में आके ये मैसेज दिया है कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा दूं। गुरुजी को मैसेज देना है, वो मेरा मैसेज मुझे ही दे देंगे। उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बोला है, तो वो बीच में मीडिएटर को मैसेज क्यों देंगे? तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप गुरुजी के नाम पे खुद को फेमस करना चाहते हो। आप कुछ भी बोल रहे हो और कह रहे हो गुरुजी ने बोला है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट माई से ऑन दिस इज कि आई डोंट बिलीव इट। इफ गुरुजी हैज़ टू गिव सम मैसेज टू समवन, ही विल गिव इट डायरेक्टली टू हिम और हर। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जितनी भी पोस्ट देखी है ना गुरुजी की, तो लोगों ने इस टाइप से करके डाली हुई है कि अगर आप ये करोगे तो आपको गुरुजी मिलेंगे, पुत्र ये कर दे, पुत्र मेरा शुक्राना कर दे, कमेंट्स कर दे। तो मतलब वो सब चीज़ें ना थोड़ा सा मेरे को भी लगा कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें सही नहीं जा रही एक लाइन में। तो गुरुजी भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं चाहते थे कभी भी, उन्होंने भी यही बोला है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। ऐसे ना बहुत मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं
कि आज तेरा काम बन जाएगा, शुक्राना कर दे, आज तेरा काम बन जाएगा तो इतने लोगों को फॉरवर्ड कर दे। इतने लोगों को फॉरवर्ड कर देने का क्या मतलब है? व्यूज़ बढ़ाना। जिस बंदे के पास आएगा वो लाइक करेगा, जिस बंदे के पास आएगा शुक्राना करेगा। शुक्राना करने में कोई गलती नहीं है, शुक्राना करना तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि शुक्राना में आप सारे भगवान को याद कर लेते हो। श से शंकर, उसके बाद र से राम, उसके बाद न से नानक, बीच में क रह गया, क से कान्हा जी। तो हमने सारे भगवान को एक साथ याद कर लिया। तो शुक्राना तो बिल्कुल करो, लेकिन आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि आप ये मैसेज फॉरवर्ड करोगे इतने लोगों को तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं, आप किसी के मन में वहम क्यों डाल रहे हो? वो हमें वहमों से दूर करने आए थे और आप किसी को भी उन्हीं के नाम पे वहम में डाल रहे हो। और लोग आ भी रहे हैं, लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स मैं फॉरवर्ड नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं किसी और को क्यों बाउंड करूँ कि मैंने तुम्हें फॉरवर्ड किया, अब तुम्हें भी आगे 11 लोगों को करना है। नहीं करने की ज़रूरत। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि आपकी फैमिली में आप गुरुजी को मानते हो, या आपकी फैमिली में आपकी मदर मानती है, या फिर मतलब कुछ ऐसा जो नहीं मानते हो आपकी फैमिली में? तो गुरुजी से ना मेरी फैमिली में मैं ही जोड़ी थी सबसे पहले। सब लोग सत्संग सुनते थे कि हाँ कोई गुरुजी हैं, और वो ना नॉनवेज के लिए रोकते हैं ना ड्रिंक करने के लिए रोकते हैं, तो बड़े अच्छे गुरुजी हैं। तो मैंने उनसे सुना ही था। उसके बाद जब मैं जुड़ी तो धीरे धीरे फैमिली का एक एक मेंबर करके जुड़ने लगे। तो कोविड टाइम की ही बात है कि मेरे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कोविड टाइम का मिड था, आई थिंक फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई थी, सेकंड शुरू नहीं हुई थी। और बड़े पापा बहुत बीमार हुए और उनकी ईसीजी ख़राब आई, 3 ईसीजी कराई, तीनों ख़राब आई। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। फिर ना हॉस्पिटल ले जाते हुए, जैसे मैं आपको बताया, मैं सुबह उठती थी, मैं सत्संग सुनती थी, सोते तक सत्संग सुनती थी। तो ना मैंने गाड़ी में भी पूरे रास्ते सत्संग चला के रखा था, और मुझे पता था कि इनके कानों में भी पड़ेगा ना तो इनको ब्लेसिंग मिलेगी ना, कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ जाके उनके बड़े सारे टेस्ट हुए, ट्रोपाई टेस्ट होता है जिससे पता चलता है हार्ट अटैक तो नहीं आया। तो ना मैंने कहा बड़े पापा को कुछ नहीं होगा। अभी जो हम पूरे रास्ते सत्संग सुनते हुए आए हैं ना, और पूरे रास्ते जो गाड़ियाँ दिखी हैं जिन पे गुरुजी लिखा है ऐसे ही नहीं दिखी हैं, आप बिल्कुल ठीक हो गए। वही हुआ। वो रात को उनका टेस्ट नेगेटिव आया, हम घर आ गए। अगली सुबह उन्हें एंजियोग्राफी के लिए बुलाया, सब ठीक था। उनको बोला है कि आपका कुछ ऐसा इशू है कि आपकी ईसीजी कभी नॉर्मल आती नहीं है, लेकिन इट्स नथिंग रिलेटेड टू ब्लॉकेज और समथिंग। सेम केस मेरे फादर इन लॉ का हुआ। उनको कोविड बहुत ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा कि उनको ऑक्सीजन पे रखा गया था पूरे टाइम। वो वॉशरूम भी नहीं जा सकते थे कॉन्सेंट्रेटर के बिना। तो ना मैं हमेशा से ऐसी थी कि मैंने आपको बताया मैं क्वारंटाइन ना हो सकती थी, ना घर के किसी बंदे को कर सकती थी। तो पापा के टाइम पे ना मुझे था कि नहीं, मैं तो पापा के साथ रहूँगी, कुछ नहीं होता। बेटी उनके कमरे में नहीं जाएगी ऑफ कोर्स। तो मैं उनके साथ रहती थी, उनसे मिलना जुलना, उनको खाना देने चले जाना। और दिवाली का टाइम था, मुझे याद है, तो उनका कमरा साफ़ करना, चादर चेंज करना, ये सब किया। जब वो नेगेटिव आ गए ना और उनकी ऑक्सीजन नहीं उतरी, तो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया कि चलो अटेंडेंट कैन स्टे विद हिम, क्योंकि वो नेगेटिव है। डॉक्टर ने बोला इनकी हालत देख के कि ये तो आईसीयू में जाएंगे, कम से कम 8 दिन जाएंगे। नो अटेंडेंट इन आईसीयू, नो फ़ोन विद हिम, नथिंग। तो ये सुनते ही पापा एकदम कॉन्शियस हो गए कि मैं कैसे रहूँगा 8 दिन, तुम में से भी कोई साथ नहीं होगा। और अगर अटेंडेंट नहीं रह सकता तो वो हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में भी नहीं रह सकता, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था। तो मैंने कहा नहीं, हम गुरुजी से प्रे करते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा गुरुजी पापा नहीं रह सकते, उनको अकेले रहने की आदत नहीं है, सब मत करो। तो आईसीयू में बेड ही नहीं मिला। उनको एक कमरा दिया गया विच वॉज नेक्स्ट टू आईसीयू। उसमें आईसीयू की सारी इक्विपमेंट्स लगी हुई थी, और मम्मी उनके साथ उस कमरे में रुकी थी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? 1 हफ्ता वो वहीं थे, उसी रूम में थे, लेकिन मम्मी के साथ। यहाँ तक कि सब लोग उनसे मिलने भी जा रहे थे, सब कर रहे थे। और उनके पास उनका फ़ोन भी था, उनके पास मम्मी भी थी, सामने टीवी भी था, और अपना रूम था। उसके बाद वो घर आए। ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम ऑक्सीजन पे रहना पड़ा, बट उन्हें कभी अकेला नहीं रहना पड़ा। जिस दिन पापा का डिस्चार्ज हुआ है, मेरे हस्बैंड घर आए उन्हें डिस्चार्ज करा के, और आई थिंक आधा घंटा हुआ होगा, और उन्होंने कहा नैन्सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा आपको क्या हो गया? फिर मुझे घबराहट हो रही है। कोविड का सिम्टम नहीं था, कोविड क्योंकि सबको हो चुका था और हम सब नेगेटिव आ चुके थे। मैंने कहा आपको घबराहट क्यों हो रही है? आप अभी तो पापा को हॉस्पिटल से लाए हो। कह रहे नहीं, कुछ हो रहा है। तो हम अपने घर के पास उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने ईसीजी करी, क्योंकि घबराहट में ईसीजी पहले करते हैं। ईसीजी में आगे गड़बड़। तो मेरे एक जीजू मैक्स में डॉक्टर हैं, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। वो मेरे भाई हैं एक्चुअली, मैं उन्हें राखी भी बांधती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू ना बिना कुछ करे तू चुपचाप से इसको लेके आ। और वो अपने घर पहुँचने वाले थे, वो वापस आए आधे रास्ते से। वो भी मेरे लिए भगवान ही है। वो वापस आए और उन्होंने हमारे पहुँचने से पहले सारा अरेंजमेंट करा दिया।
और उस टाइम पे बड़ा मुश्किल था, कोविड टाइम पे लोगों को कोई हेल्प नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी हॉस्पिटल help में। तो उनको जाते ईसीजी करी, ईसीजी मैक्स में भी गलत आई। वहाँ पे फिर उन्होंने वही ड्रॉप आई टेस्ट किया। उनका ड्रॉप आई टेस्ट की रिपोर्ट आती है 1 से सवा घंटे बाद। वो 1 से सवा घंटे लव को अंदर रहना था, मेरे हस्बैंड का नाम लव है, उनको अंदर रहना था। और वो मुझे फ़ोन करे, नैन्सी मैं यहाँ बेड पे नहीं लेट सकता, यहाँ सारे कोविड पेशेंट्स हैं और एक साथ इतने सारे बेड्स हैं, प्लीज़ मुझे बाहर आना है। मैंने कहा भाई देखो इसको किसी तरह बाहर ला सकते हैं। कह रहे जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी ना ये बाहर नहीं आ सकता। और नैन्सी सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने इसकी रिपोर्ट दिखाई है, वो कह रहे हैं इसको हार्ट अटैक आया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैं किसी कीमत पे नहीं हो सकता, आई एम 100% श्योर। कह रहे नैन्सी रिपोर्ट्स बोल रही हैं। मैंने कोई बात नहीं, अभी इसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा नहीं होगा। कह रहे हैं साइंस गलत नहीं होती। मैंने कहा लेकिन मेरा फेथ गलत नहीं है। मैंने कहा मुझे गुरुजी पे इतना फेथ है जितना मुझे आपकी पढ़ाई का नहीं पता, आपने अच्छा करा है, सब बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा एक काम कर तू ना अपने किसी डॉक्टर को रिपोर्ट भेज। मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को ये रिपोर्ट भेजी, वो नॉर्मल जनरल फिजिशियन है। उन्होंने कहा नैन्सी इसकी रिपोर्ट गलत है, इसे घर मत आने दियो। मैंने कहा आंटी ऐसे नहीं हो सकता है, मेरे घर पे शादी है 2 दिन बाद। कह रही है नहीं तेरे को तेरा पति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या शादी। मैंने कहा मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा, आप रिपोर्ट आने दो। तो रिपोर्ट 1 से सवा घंटे बाद आई। उस 1 घंटे में ना मैं जाके लव को अपना ब्रेसलेट पहना के आई। मैंने कहा आप ये पकड़ो, अब आप ना अकेले नहीं हो, ये आपके साथ हैं और आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो 1 घंटे बाद जब उनकी रिपोर्ट आई ना वो नेगेटिव आई है। मैंने कहा देख लो जीजू, मैंने कहा था ना नेगेटिव आएगी, तो वो नेगेटिव आई। तो उन्होंने लव से फिर पूछा आपको घबराहट हो रही है। उन्होंने कहा घबराहट तो हमें हो रही है। तो उन्होंने कहा कि एक और टेस्ट करेंगे। जीजू बोले नैन्सी ये मजाक नहीं चल रहा है, इसको मैं घर तो नहीं जाने दे रहा रात को। मैंने कहा जीजू ये नहीं हो सकता, ये घर तो जाएगा और मेरे साथ ही जाएगा। मैं गुरुजी से प्रे करती रही और मैं जीजू को बोलती रही मुझे आप मेरे फेथ पे फेथ रखो, मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा। तो 1 घंटे बाद दोबारा से टेस्ट किया, 1 सवा घंटे बाद उसकी फिर से रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव। और डॉक्टर ने कहा चलो अभी हम आपको जाने दे रहे हैं, आप अभी इनको घर ले जाओ, लेकिन कल सुबह सुबह उठते इनको ले आना, इनकी एंजियोग्राफी होगी और स्ट्रेस इको होगी। हाँ स्ट्रेस इको पहले होनी थी, फिर एंजियोग्राफी अगर कुछ होता तो उन्होंने कहा देख नैन्सी तू अपने रिस्क पे जा रही है, मैं तो फिर भी कहूँगा एडमिट करा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा घर की शादी है। कह रहे शादी का कुछ लेना देना नहीं है, तेरा पति है वो। मैंने कहा मुझे पता है मेरा पति है, लेकिन इसे घर तो मैं लेके जाऊँगी। घर ले गए और मेरी सिस्टर के देवर की शादी थी, उसके मेकअप मुझे करने थे और बहुत क्लोज रिलेशन मेरा उसके ब्रदर इन लॉ से भी, और वो तो मेरी अपनी बहन की फैमिली। सुबह मैं लव को लेके गई मैक्स और मैंने ना अपनी वैनिटी बैग में रख ली थी, मुझे था कि वहाँ से पास है उसका घर, ठीक होगा, सब मुझे पता था। स्ट्रेस ठीक हो गई, वो भी नॉर्मल। फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। मैंने कहा अंकल ये इतनी सारी रिपोर्ट्स खराब, उसके बाद ये सब नेगेटिव, ये क्या है। कह रहे कुछ नहीं, आप ना एक काम करो, स्ट्रेस इको से ये तो पता चल गया हार्ट ठीक है, आप ना इसको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार। मैंने कहा इतने से के लिए अब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराओगे आप, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया और बोला अब आप घर चले जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि एक काम कर, तू यहाँ से सीधा जा अपनी बहन के घर और तू उसका मेकअप करके आ, कि उसे एंड मोमेंट डिच नहीं कर सकते, वो मेरा प्रोफेशन है, वो तो मुझे करना ही है। तो मैं उसके घर गई, मैंने उसका मेकअप किया और रात को शादी पे लव जैसे गेस्ट की तरह ही आया ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ज़्यादा अभी उसे इतना एग्जर्ट नहीं करा सकते थे। और कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आई कि उसको जो भी सिम्टम्स हो रहे थे वो कोलेस्ट्रॉल से हो रहे थे, तो विच इज़ वेरी माइन्यूट, आजकल हर किसी को है। टैबलेट दी, 1 महीना खाई एंड टच वुड गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। गुरुजी ने आप पे इतनी कृपा बनाई है कि मतलब एक वो कहते हैं ना कि कष्ट काटते हैं गुरुजी, सच। तो एग्जैक्टली वही हुआ है आपके साथ। और आप सिंगिंग लाइन में कब से हो? मैं कॉलेज में गाना गाती थी। तो जब मैंने पहली बार, मेरे एक सर ने मुझे सुना, अमित सर थे, उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने कहा नैन्सी ये ना बिल्कुल सही टाइम है, तू ना गाना सीखना शुरू कर दे। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, ठीक तो गा लेती हूँ। कह रहे ठीक गा रही है क्योंकि यू हैव गॉड गिफ्टेड वॉइस, लेकिन व्हेन यू लर्न, व्हेन यू विल बी ट्रेंड, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैंने सर की बात मान ली, क्योंकि उन्होंने ना मेरे को हिंदी में भी गाते सुना, इंग्लिश में भी सुना, पंजाबी में भी सुना। क्योंकि जब गा रही थी ना बैक टू बैक, किसी ने कहा इंग्लिश भी सुना, किसी ने कहा पंजाबी भी सुना। तो पंजाबी गाना तो मेरा कॉलेज में ऐसा फेमस था, हर फेस्ट पे गाना ही गाना है। तो मैंने उस टाइम पे सीखना शुरू किया। हारमोनी स्कूल ऑफ म्यूज़िक था मेरे घर के पास राजेंद्र नगर में, तो मैं वहाँ जाती थी। फिर ना किसी के थ्रू आया कि यार एक ना बड़ा अच्छा म्यूज़िक स्कूल है गंधर्व, लेकिन वहाँ के लिए ना आपको पहले ऑडिशन देना पड़ता है, टेस्ट होता है। मैंने कहा ठीक है दे लेते हैं।
तो मज़े मज़े में ही गई थी, और तब मेरा ना रोका हो चुका था। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला, उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, तू कर, इसमें आगे कर, अच्छा है। तो ऑडिशन क्लियर हो गया, उनकी वेबसाइट पे आता है कि एडमिशन हो गया आपका। एडमिशन कराया, गई जाती रही, ऑल्टरनेट डे जाती थी। गुरुजी की कृपा से जॉब मेरी वर्क फ्रॉम होम हो गई थी, उसी टाइम हुई थी। तो मैं अपना म्यूज़िक क्लासेस भी जाती रही और जॉब भी करती रही। आई एम अ कंटेंट राइटर। तो जब ये साथ साथ चलता रहा तो इस बीच मेरी शादी हुई। शादी के बाद भी मैं गंधर्व कंटिन्यूड रखा। गंधर्व था लेकिन ITO। मेरा मायका तो था इंदरपुरी, तो वहाँ से तो मुझे हार्डली 25 मिनट्स लगते थे। फिर इन लॉज का घर रजौरी गार्डन। अब वहाँ से ITO जाना इज़ अ टास्क। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, बहुत रेड लाइट्स है, बहुत कुछ है। तो फिर भी मैं उसके बाद आई थिंक जून तक गई हूँ। जून के बाद ना समर वेकेशन वहाँ पे भी होती थी, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर स्कूल। तो समर वेकेशन के बाद मैं गई नहीं। उसके बाद मुझे ये हो रहा था कि नहीं यार, बहुत दूर है। ऊपर से घर वाले बोलने लगे अब तो भाई 1 साल होने को आया, अब तो बच्चा करना है। चलो ठीक है। उसके बाद मेरी डॉटर को कंसीव किया मैंने। उसके बाद तो मैं भूल ही गई कि मुझे वापस म्यूज़िक स्कूल जाना है, और मेरी पूरी लाइफ मैंने उसी को डेडिकेट कर दी। मैंने उसको बड़ा करने में, उसकी क्लासेस, उसका सब कुछ, उसका स्कूल, उसका प्ले स्कूल, उसका खाना पीना खेलना, एवरीथिंग। फिर उसके बाद दूसरा बेबी हो गया उसके कुछ टाइम बाद, और तब तक मैं गुरुजी से जुड़ गई थी। 20 में जुड़ी हूँ। बेबी मेरा 22 में हुआ है। अब क्या हुआ, जब मेरा सेकेंड बेबी की 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव ख़त्म हुई, मैंने वापस ऑफिस ज्वाइन किया, तो उन्होंने कह दिया अब आप ना वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, 6 महीने का बच्चा छोड़ के कैसे आ जाऊँ, और मैं तो हमेशा से वर्क फ्रॉम होम पे हूँ। मेरी बेटी मुझ पर डिपेंडेंट है, उसे स्कूल छोड़ना, उससे लेना, उसको स्केटिंग ले जाना, सब करना। तो उन्होंने कहा नहीं आपको आना तो पड़ेगा, और मेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती। फिर मैं एक बार ऐसी मीटिंग के लिए गई कि मुझे बताओ क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं। मैं ना गुरुजी को प्रे करके गई थी, गुरुजी सोल्यूशन दे देना, मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं कर सकती। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा सोल्यूशन मिला कि बस मैं तो शुक्राना ही करती रही। उन्होंने कहा आपको ना ऑल्टरनेट डे ऑफिस आना है, और हाफ डे के लिए आना है, और मोती नगर आना है। रजौरी से मोती नगर इज़ 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस। बिल्कुल पास में हो गया है। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी। वो जो हाफ डे जाती हूँ वो मेरा रिफ़्रेश हो जाता है, और उस टाइम पे बच्चा स्कूल होता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बड़ी खुश रहने लग गई। मैं 3-4 महीने ऐसे गई। 3-4 महीने बाद एक कंप्लेन आ गई कि ना आप अभी भी फुल डे ऑफिस नहीं जा रहे। मैंने कहा क्योंकि मेरी हाफ डे की बात हुई है। कह रहे वो तो कुछ दिन की हुई थी। मैंने कहा ऐसा तो मुझे नहीं बोला। चलो ठीक है, फिर भी वो हाफ डे, मैंने कहा मैं फुल डे तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर और ड्यूटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं देख लो, क्योंकि अब जो आप 3 डेज़ अ वीक आ रहे हो, आपको 5 डेज़ अ वीक आना है, और आगे आगे आपको 6 डेज़ भी आना पड़ेगा। तो ना यार मैं ना हमेशा से अपनी मर्ज़ी की मालिक रही हूँ। मैं किसी के कहने पे चल नहीं सकती। और मैं जॉब भी इसलिए कर रही थी क्योंकि इट वाज़ लाइक अ पॉकेट मनी फॉर मी। मतलब मेरे पापा कहते तू पागल है, तेरे को जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट। तो मेरे फादर इन लॉ ने ना मुझे बोला था कोई बात नहीं, तूने एक काम कर, जॉब छोड़ दे, जितनी तेरी सैलरी ना उतने तो मुझसे ले लियो। पर फिर भी मुझे था कि वो मेरा पैसा है, उसको मैं उड़ाऊँ, आग लगाऊँ, कुछ भी करूँ। तो फिर लेकिन जब इतना टॉर्चर होने लग गई ना मैं कि मुझे अब फुल डे जाना है, मैं बच्चा नहीं छोड़ सकती, एक नहीं 2 बच्चे, ना बच्चा छोड़ सकती, ना मैं फुल डे जा सकती, और 5 to 6 डेज़ अ वीक तो मैं सोच ही नहीं सकती। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा नैंसी सोच ले। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं सोचना सर, आई रिज़ाइन। और जो मेरे इमीडिएट बॉस थे ना, उनको भी बड़ा टॉर्चर किया गया, उनको डिमोट कर दिया। और उनके जो जूनियर्स थे, अब वो उन्हें नाम से बुला रहे थे क्योंकि जूनियर्स को प्रमोट कर दिया था। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने सर को बोला सर क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट क्विट। कह रहे नैंसी तेरे से ना मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल रही है, एंड जिस मंथ मैंने क्विट किया है, मेरे अगले मंथ मेरे सर ने क्विट कर दिया। मेरा नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ, उनका नोटिस पीरियड शुरू हुआ, ऐसे। बट अभी भी मैं उनसे टच में हूँ, अभी भी हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या कर रहे हो, चलो आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं तेरे को दूंगा, ऐसे। तो ऑब्वियसली ही इज़ एट अ बेटर प्लेस। अब उनको ये नहीं है कि कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज़ हिज ओन बॉस नाउ। तो जब ये सब हो गया ना, तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बिल्कुल खाली हो गई, कुछ करने को नहीं है। तो मेरे घर पे 2 शादियाँ थी, मेरे भाई की और मेरी सिस्टर इन लॉ की। दोनों की शादी 10 दिन के गैप पे थी। मैंने कहा चल शॉपिंग करती हूँ, शादी की शॉपिंग करती हूँ, मेरा टाइम बीत जाएगा। और यही हुआ, मैंने शादी की शॉपिंग में, शादी की तैयारियों में, दोनों जगह इनपुट पूरा देना था। भाई की शादी से पहले पापा को हार्ट अटैक आ गया, बट शुक्राना मालिक का कि तब पापा भी ठीक हैं, अब सब कुछ हो गया। फिर जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो गई ना, मैंने कहा शिट अब क्या करूँ, अब तो खाली हो गई। दूसरे दिन मुझे एक कॉल आता है कि आपको जो कंटेंट राइटिंग का जॉब था ना, वो सेम जॉब है, फ्रीलांसिंग है, घर से करना है, करोगे।
मैंने कहा वाई नॉट नेकी और पूछ। तो मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठी, मैं नेक्स्ट डे से ही मैंने वर्क शुरू कर दिया। 3 महीने ये काम चला। उसके बाद ना उनको काम आना बंद हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी ने हमारी नौकरी ले ली, क्योंकि आई वॉज अ कॉन्टेंट राइटर। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है ना, गुरुजी ने कुछ प्लान किया है, लेट इट बी, लेट्स गो विद द फ्लो। मैंने पहले भी जॉब छोड़ी तो फ्रीलांसिंग मिल गई ना कुछ मिल जाएगा। बट 10 साल से आप कंटेंट राइटर हो, अब आप जॉब स्विच करोगे तो आपको एज अ फ्रेशर शुरू करना है। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर जब 2-3 महीने हो गए ना, मैंने कहा यार कुछ कर लेती हूँ, अभी पैसे ही नहीं आ रहे तो ना फ्रेशर की तरह जॉब कर लेती हूँ। अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज डाल दिया, रिज्यूमे हर जगह डाल दिया, naukri.com, लिंक्डइन, हर जगह डाल दिया कि जॉब चाहिए, एज अ फ्रेशर भी चलेगा। इस बीच मैं अपने फ्रेंड से एक दिन मिलने गई, तो यहाँ से गुरुजी वाला सत्संग शुरू होता है। मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने गई और मैं ना सबको का सब बहुत अच्छी जगह पे आज टचवुड सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार तुम लोग ही कहीं लगवा दो, मैं अब तुम्हें अपना रिज्यूमे दे देती हूँ। कह रहे नैन्सी यू आर नॉट बॉर्न टू बी एन एम्प्लॉय, यू आर बॉर्न टू बी एन एम्प्लॉयर। तो वो ना मुझे हमेशा से कहते थे यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होता था, मुझे लगता था क्यों बोल रहे हो। बट उस टाइम नहीं पता चलता कि आपके पास जेन्युइनली बहुत लग्जरीज और फैसिलिटी हैं जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन जो दूर से देख रहे हो उससे पता है आपके पास है। तो ना उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा तुम क्या कहना चाहते हो, मैं क्या करूँ? कह रहे यू हैव योर वॉइस। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कह रहे तू सत्संग कर। कह रहे अगर साल के 2 भी कर लिए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा यार तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा कौन मुझसे सत्संग कराएगा? उन्होंने कहा तू तो कर सकती है। उनको पता था मेरे घर पे होते हैं सत्संग। कह रहे तू तो कर सकती है। मैंने कहा यार ये आइडिया तो मैंने सोचा नहीं। 1 हफ्ते बाद था गुरुजी का बर्थडे। मैंने कहा यार मंडे को ना गुरुजी का बर्थडे है। मंडे था या संडे था। मैंने कहा गुरुजी का बर्थडे, यार एक काम करती हूँ, गुरुजी के बर्थडे से शुरू करती हूँ और ना अपने घर वाले बुलाऊंगी और अपने फ्रेंड्स बुलाऊंगी, ताकि बेइज्जती हो तो अपने घर वालों के आगे हो। फिर मैंने कहा चल अब ये तो हो गया, डिसाइड हो गया, मैंने गाना है, पूरे 2 घंटे का सत्संग करना है। म्यूज़िक सिस्टम कहाँ से आए, साउंड सिस्टम कहाँ से आए, कहाँ से आता है ये माइक वाइक? तो मैंने किसी से ना, एक टाइम पे मेरे घर पे साईं संध्या होती थी, मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। तो जिन्होंने साईं संध्या करी थी ना वो मेरे भाई जैसे बने हुए हैं। तो मैंने भैया को कॉल किया, मैंने कहा भैया मैंने ऐसे ऐसे सोची, और उन्हें पता था मैं तब से गाती थी तो मैंने उनके साथ गाया भी था तब भी। तो कह रहे हैं फाइनली अब तुझे गाना है? मैंने कहा फाइनली मुझे गाना है। मैंने कहा लेकिन अब प्रोफेशनली गाना है। मैंने कहा अब सारी नौकरी वोकरी ना गुरुजी ने छुड़वाई है, वो मुझे कहीं और डालना चाहते हैं, तो लेट्स गो। तो उन्होंने सब अरेंजमेंट करा दिया, म्यूजिशियंस, साउंड, माइक, स्पीकर, एवरीथिंग। मुझे बस तैयार होकर नीचे बैठना था। साउंड चेक के टाइम नीचे गई हूँ, स्केल मैच किया है, सब किया है, और इतने में गुरुजी का सत्संग शुरू। 2 घंटे का सत्संग मैंने करा, और भैया की ऑब्वियसली हेल्प थी, बट मेरे लिए वो ये था कि मैंने इंडिपेंडेंटली 2 घंटे सत्संग में गाया है, वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी करा दिया उन्होंने। उसके बाद ना 2 घंटे के सत्संग के बाद अब जो लोग नहीं आ पाए थे ना, तो वो कहते थे ऐसे वीडियो दिखा दे। तो मैंने एक को ना वीडियो दिखाई, और मुझे याद है मैं भजन गा रही थी, तेरी मेहरबानी, सिद्धार्थ मोहन का जो भजन है। तो ना दीदी कह रही है नैन्सी गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। तो मैं ना इस तरफ को बैठी थी, यहाँ दरबार था। वो कह रही यहाँ गुरुजी बैठे हैं, तेरे लेवल पे बैठे हैं, और वो तेरी तरफ देख रहे हैं और वो तुझे सुन रहे हैं। ओ मैं आंखों से आंसू, मेरे गूज़बम्स शुरू। मैंने कहा दीदी क्या बोल रहे हो? कह रही मैंने खुद देखा है नैन्सी। मैंने कहा आप वीडियो रिवाइंड करो। वीडियो रिवाइंड करी, मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उनको दिखा। उन्होंने बोला वो तेरी तरफ मुँह करके बैठे हैं, और वो ऊपर आसन पे नहीं बैठे हैं, वो तेरे साथ तेरे लेवल पे बैठे हैं, और वो तेरे को देख रहे हैं, और तू ये भजन गा रही है। मैंने कहा यार ये तो फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब वो चाहते हैं मैं गाऊँ, अगर नहीं चाहते तो पहली बात तो मुझे देखते नहीं, देखते तो वो हंसते नहीं, और पहली बात वो आते ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद इस सत्संग के बाद ना मुझे आउट ऑफ द ब्लू मून, मतलब कोई भी मुझ पर रिलाई कैसे कर सकता है, मैंने तो पहला सत्संग किया है। मेरे को एक फ्रेंड ने बोला नैन्सी इस डेट को फ्री है, मेरे घर पे सत्संग है। मैंने कहा कैसी बात कर रही है, नेकी और पूछ बिल्कुल करा ले। तो कह रही क्या लेगी? मैंने कहा कुछ भी नहीं लूँगी। मैंने कहा तूने मुझे तब ट्रस्ट किया है जब किसी ने नहीं किया। कह रही नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा ठीक है एक काम करो, जो म्यूजिशियंस और साउंड सिस्टम का है ना वो उनको दे दियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वही हुआ, मैंने उसके घर 2 घंटे का सत्संग था। उस टाइम मेरे पास वो भैया की हेल्प भी नहीं थी, मुझे था कि जो हूँ मैं ही हूँ, कोई पीछे से कवर अप करने के लिए नहीं है। दशहरे का दिन था, सुबह का सत्संग था,
और म्यूजिशियंस मेरे लेट हो गए थे, तो साउंड चेक नहीं हो पाया, 2-5 मिनट मिले हमें। पर इवेंचुअली वो 2 घंटे का सत्संग मैंने कर लिया। और उसके बाद वहाँ पे कुछ संगत थी जो गुरुजी के टाइम से जुड़ी हुई थी, कुछ एजेड आंटीज थी। उन्होंने कहा हम ना गुरुजी से भी मिले हुए हैं, हमने उस टाइम पे उनको देखा है, उनसे मिले हैं, सत्संग उनके साथ करें। कह रहे लेकिन आज जो आनंद आया ना वो हमें पहले नहीं आया। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि वो लोग बोल रहे हैं जो गुरुजी से मिले हैं। इट मीन्स अ लॉट। ऐसा लग रहा है गुरुजी खुद मुझे आके बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कोई सत्संग नहीं आया। मैंने कहा तो सब यहीं रुक गया, अब क्या करूँ। फिर मम्मी बोली अब ना देखो बड़ा टाइम हो गया है और ना किसी को नहीं पता कि तू ये प्रोफेशनली कर रही है। जो तूने अपनी फ्रेंड के घर किया है वहाँ उनकी संगत थी, एक और सत्संग करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है एक और सत्संग करते हैं। तो इस बार हमने सत्संग थोड़ा अच्छे स्केल पे किया। इस बार की संगत हमने डिसाइड नहीं करी। इस बार हमने ओपन फॉर ऑल सत्संग किया, गुरुजी के ग्रुप्स पे डाल दिया और बोल दिया दिस सत्संग इज़ ओपन फॉर ऑल। और फिर मेरी बारी आई डेकोर की। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा तू डेकोर करती है, बहुत अच्छा करती है, तू मेरे यहाँ गुरुजी का दरबार लगा दे। बोली ठीक है भाभी मैं आपका दरबार करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये ना ओपन फॉर ऑल है तो तू अपनी संगत को भी बोल दियो आ जाए। मैंने कहा तू मुझे बता दे तू क्या क्या चार्जेस हैं दरबार के। उसने बोला भाभी कुछ नहीं। मैंने कहा क्यों। कह रही आप ये अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हो ना कि सबको पता चले, तो सबको पता चलेगा मैं दरबार अच्छा लगाती हूँ तो वो मुझे दरबार का काम देंगे। मैंने कहा चलो शुक्राना है मालिक का। तो उसने बहुत अच्छा दरबार लगा, इतना अच्छा कि मेरे अगले भजन का शूट हमने उसी दरबार पे किया और मेरा भजन भी था दरबार बड़ा सोना है, और वह दरबार सच में बड़ा सोना था। तो जब वो सत्संग हुआ तो सत्संग शुरू होने से जस्ट पहले मैं पैनिक मोड में होती हूँ कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, मैंने गाना है, स्पीकर ठीक हो, माइक ठीक हो, आवाज़ ना फट जाए, गला ना बैठ जाए, म्यूज़िक सिस्टम वाले सब साथ दें। तो क्या होता है 6 बजे का सत्संग था, संडे का दिन था। 6 बजने में 2 या 3 मिनट थे और लाइट चली गई, मेरी बैंड बज गई, बहुत बुरी। मैंने कहा मम्मी लाइट चली गई। और सत्संग संगत अननोन, 2 लोग आ चुके हैं। अब बेइज्जती होएगी तो अनजान लोगों के सामने, पहले तो अपने लोगों के सामने थी। अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा मम्मी जल्दी से सचिन भैया को फ़ोन करो जो हमारे इलेक्ट्रिशियन है। फिर मम्मी बोली कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करी, तू शांत हो जा, अभी हैं 2-3 मिनट। फिर हमने एकदम देखा कि ना भैया बोले आप शांत हो जाओ, हमारा कीबोर्ड भी चल रहा है, तबला भी चल रहा है, माइक सिस्टम सब चल रहा है, और जो गुरुजी पे स्पॉटलाइट है वो भी चल रही है। अब मैंने नहीं सोचा ये कैसे चल रही है। मैंने कहा मेरा काम बन गया, मेरा सामान चल रहा है, हम 6 बजे सत्संग डॉट शुरू करना है। मैंने कहा ठीक है भैया आप ना 6 बजे वेलकम बैंड चला देना। तो मम्मी ने सचिन भैया को तो फ़ोन किया हुआ था। जैसे ही 6 बजे मैंने कहा भैया 6 बज गए आप वेलकम बैंड चलाओ, देखा जाएगा। इधर वेलकम बैंड चला, इधर लाइट आ गई विद इन अ सेकेंड। सचिन भैया अंदर घुस के आ रहे हैं, कह रहे आ गई ना आ गई ना। मैंने कहा हाँ भैया आ गई, अब मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ, अब आप बस थैंक यू। समझ नहीं आया उस टाइम कैसे 1 मिनट में लाइट आ गई। तो पर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया क्योंकि सत्संग का टाइम था, सत्संग चल रहा है। सेवादार भी अपने आप, एक सेवादार आंटी थी वो अपने आप ही सेवा करने लगी, मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, सब ने अपने आप मैनेज कर लिया सत्संग। मैं भी टचवुड गुरुजी की कृपा से पूरा 2 घंटे का सत्संग किया। उसके बाद वो सेवादार आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, कह रही हैं कि मैं ना यहाँ पे जब सेवा कर रही थी ना तो जैसे ही मैं गद्दी की तरफ देख रही थी ना गुरुजी बैठे थे। तो कह रही है मैंने ना एक और आंटी को भी दिखाया है। तो मैंने उन आंटी को बोला, कह रही हाँ मैंने भी देखा है। कह रही तो बेटा वो आके ना तुझे प्लेस कर गए हैं, गुरुजी आए हैं यहाँ पे। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो गुरुजी आए हैं। मैंने कहा आते तो हैं ही, पर फिर भी मैंने उस बात को ना बड़ा लाइटली लिया क्योंकि मैं अपनी ही धुन में थी उस टाइम की। मैंने सत्संग कर लिया, 2 घंटे का कर लिया, एंड चलो शुक्राना है मेरा सब अच्छे से हो गया, कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो अगले दिन आया, मम्मी बोली नैन्सी दरबार हटा ले। मैंने कहा हटा लूँगी मम्मी, लेज़ी, मैं नहीं हटाया। उसका अगला दिन आया, मम्मी बोली दरबार हटाया, वो अपना सब डेकोरेशन हटाने आएगी। मैंने कहा शेटी तो बेइज्जती हो जाएगी कि इन्होंने दरबार नहीं हटाया, मैं डेकोर हटाने आ गई। तो मैंने कहा चल जल्दी से, मैं अपनी 2 हाउस हेल्प्स को लिया, मैंने कहा चल यार नीचे चल दरबार हटाना है। तो हम दरबार हटाने गए तो ना मेरे हस्बैंड आ गए, कह रहे चल तू मुझे जल्दी से मेट्रो स्टेशन छोड़ा। मैंने कहा चलो। तो मैंने कहा यार तुम लोग ये दरबार हटा के रखना और ये बैग में चोला रख देना। तो मैं वापस आई, मैंने कहा चलो तुमने सब कर दिया। कह रहे भाभी ये हो नहीं रहा था। मैंने कहा क्या नहीं हो रहा था। कह रहे चेयर नहीं हिल रही थी, उठ नहीं रही थी। मैंने कहा उठ नहीं रही थी। फिर मैंने ऐसे उठाई, मैंने कहा पागल हो गई है, उठ तो रही है। मैंने कहा तूने खाना वाना नहीं खाया। तो वो न्यू थी, कह रही नहीं भाभी सच में नहीं हिल रही थी। तो कह रही है मैंने ना फिर काजल को बुलाया, काजल हमारी हमेशा से है। तो कह रही है काजल ने कहा मैं कर देती हूँ ज्योति, ये मैं हर रोज़ ही, हम लोग तो चेयर इधर से उधर करते ही रहते हैं। तो काजल कही भाभी मुझसे भी नहीं उठ रही थी। मैंने कहा मतलब।
कि ये चेयर बहुत भारी थी, हमसे उठ नहीं रही थी। हम 2 लोगों ने मिलके उसे उठाया और जब उसको उसकी जगह से हटाया तब वो हल्की हो गई। मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो यार। उनकी सुनते सुनते ना मेरा रोना छूट गया। मैंने कहा गुरुजी यहाँ 2 दिन से बैठे थे। मैंने कहा उनका ऑरा इतना सॉलिड था कि तुम उनकी चेयर नहीं उठा पाए। मैंने कहा क्यों मैं नहीं उठा पाई उनकी चेयर, मैं आ जाती टाइम पे, मैं उठाती। फिर मैंने उनका जुत्ती उठाई, मैंने जुत्ती को जैसे ही ऐसे किया, ओ माय गॉड इतनी खुशबू, 2 दिन पहले के सत्संग की खुशबू उनकी जुत्ती में अभी तक कैसे आ रही है। मैं ऊपर गई भाग के, ग्राउंड फ्लोर पे सत्संग था। मैं मम्मी के पास, मैंने कहा मम्मी आपको पता है नीचे ऐसे हुआ है। तो मम्मी भी एकदम ऐसे हो गई, 2 दिन से थे, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए थी, हमें तो सोना ही वहीं चाहिए था, हमसे बहुत गलती हो गई, अब क्या करें। मैंने कहा अब क्या करें मत सोचो प्लीज़, वो वहम में नहीं डालते हमें, आप भी वहम में मत डलो। उसके बाद मैंने मम्मी को भी जुत्ती की स्मेल कराई, मैंने हर किसी को कराई। अब वो चोला एक फ्रेंड से आया था, मैंने कहा मैं नहीं दे रही तुझे, आज तो नहीं दे रही। कह रही ठीक है कोई बात नहीं, तू आराम से दे दियो। मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद मैंने उसे कहा यार तूने इस चोले को धोइयो मत, इस पर गुरुजी खुद बैठे हैं, मैं भी तुझे बिना धोए दे रही हूँ। कह रही ठीक है। उसके बाद मैंने ये सत्संग ना अपने सब लोगों को उस टाइम सुना दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी तो मेरे घर आए हैं। एक बंदे तक ये सत्संग पहुँचा, उनका मुझे फ़ोन आया ईस्ट दिल्ली से, मैं रहती हूँ वेस्ट दिल्ली। कह रहे आंटी मेरे ना बेटे को फिट्स पड़ते हैं, मुझे ना आपके घर का जल प्रसाद चाहिए। कह रहे मैं हर मंडे मंदिर जाता हूँ, पर मुझे आपके घर का चाहिए, आपके घर गुरुजी आए हैं, आप मुझे जल प्रसाद दे दो। तो हमने कहा अंकल आप प्लीज़ आके ले लो, ऐसे मत बोलो, आप बिल्कुल आके ले लो। उनको हमने जल प्रसाद और थोड़ी ब्लेसिंग साथ में दे दी। हमने कहा चलो आपका बेटा ठीक हो जाए, और हम सबको ये कहते हैं कि प्लीज़ प्रे करो उनका बेटा ठीक हो जाए, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, सबको पता है। तो ये सत्संग फिर मैंने ना इंस्टाग्राम पे डाला कि जितने लोगों तक पहुँचे, ठीक है, कि कहते हैं ना सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। तो ये सत्संग मेरे इलेक्ट्रिशियन ने भी सुना, भैया ने मुझे वॉइस नोट भेजा, कह रहे भाभी आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके घर ना गुरुजी आए हैं और 100% आए हैं। कह रहे मैं उस दिन आपके घर लाइट ठीक करने आया तो था, लेकिन लाइट में कोई फॉल्ट नहीं था। मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया लाइट कह रहे मैंने कुछ भी नहीं किया। कह रहे मैं आया हूँ, कह रहे और जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो ना लग रही है कि, कह रहे वो प्रॉब्लम होती है जब पावर की चीज़ें चलती हैं, तो पावर की चीज़ें बंद हो जाती हैं, एकदम लाइट चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या एमसीबी गिर जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सारी पावर की चीज़ें चल रही थी। गुरुजी की स्पॉटलाइट पावर पे थी, सारे म्यूज़िक सिस्टम, माइक, स्पीकर सब पावर पे था। कह रहे आपका सब चल रहा था। कह रहे तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके घर वही टाइम पे जब आपकी लाइट गई और आई है, जो 2 मिनट का गैप था ना, उस बीच ही आपके घर गुरुजी आए हैं, क्योंकि लाइट में कोई फॉल्ट नहीं था। मैंने कहा भैया आप कैसे आ गए, आप तो 3-3 घंटे फ़ोन करने पे नहीं आते, आप 2 मिनट में कैसे आ गए। कह रहे भाभी मुझे भी नहीं पता मैं उस दिन कैसे, आप बस आंटी का फ़ोन आया और मैं 1 ही सेकंड में आ गया। तो मैंने कहा भैया हो सकता है उनको आपको भी ब्लेस करना हो, वो खुद चूज़ करते। सोचो उस दिन संगत भी अननोन थी, 20% हमारी जनता थी, हमारी संगत थी, लेकिन 80% ऑफ संगत वो गुरुजी की बुलाई हुई थी, उन्हें गुरुजी ने खुद ब्लेस करना था। वो आए हैं उस सत्संग पे और पता नहीं किसको किसको क्या ब्लेसिंग दे के गए। मेरे को काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि गुरुजी के जो संगत है वो एक तरीके से भेड़ चाल है, मतलब एक तरीके से इतनी भीड़ एकदम से जाना और एक के पीछे एक कि भाई कुछ एक के पीछे जो चलने लग जाते हैं ना कि भाई ऐसा हो रहा है, तो ये मतलब क्या है। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी ना, उससे पहले मैं भी सबको ये कहती थी कि क्या गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, जिसको देखो गुरुजी करते रहते हो। फिर जब मैं जोड़ी तो मेरे हस्बैंड बोले पड़ गई भेड़ चाल में। मैंने कहा ये भेड़ चाल नहीं है बेटा, मैंने कहा उस टाइम लगता था। मैंने कहा फिर मैंने एक सत्संग सुना कि क्यों गुरुजी के सारे फॉलोअर्स बड़े हाई क्लास होते हैं। तो उस सत्संग में मुझे पता चला कि गुरुजी ने कहा है कि ये सोचो तुम भेड़ चाल तो बोल रहे हो, लेकिन एक जो लो लेवल का बंदा होता है ना, जो कम लिटरेट होते हैं, उन लोगों को तो तुम बोलो आज ये बाबा आए हैं, तुम इनको बोलो ये बात तुम्हारी पूरी कर देंगे, वो चले जाएंगे, वो होती है भेड़ चाल। लेकिन एक बहुत समझदार बंदा, यू कॉल देम पॉलिटिशियंस, यू कॉल देम IAS ऑफिसर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऑथर्स हैं, बहुत कुछ, वो तो ऐसे ही किसी के पास नहीं जाएंगे। कुछ देखा होगा, कुछ मिला होगा, कुछ समझा होगा तो गए होंगे। फिर मैंने कहा यार बात तो बड़ी सही है। यही बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई कि अगर कोई समझदार इंसान किसी के पास जा रहा है तो वो सब समझ के ही जा रहा है, वो भेड़ चाल में नहीं जा रहा। वो नहीं कह रहा कि इस बाबा के पास जाऊंगा तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। ऑब्वियसली वो भी होगा, लेकिन वो इस पर्पस से नहीं जा रहा कि क्योंकि सारी जनता यहाँ जा रही है तो मैं भी यहाँ जाऊँ।
तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे पता चला कि अगर शायद मैं पहले जुड़ती तो मैं ना जुड़ पाती। मैं अपने मम्मी पापा को बोलती तो थी कि आप सबके पास गए हो, आप गुरुजी के पास क्यों नहीं पहुँचे? तो थे भेड़ चाल का हिस्सा, तो पहुँच जाते थे कहीं मर्जी। तो अब मुझे उसका आंसर पता है। अगर वो मुझे उस टाइम पे ले जाते ना तो मैं कहती ये क्या ढोंग है, ये कैसे बाबा जी हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं? इतना मॉडर्न कौन बाबा होते जो कहे कि आप नॉनवेज भी खाओ और न दारू भी पियो? जबकि वो ये नहीं कहते थे खाओ और पियो, वो कहते हैं मैं मना नहीं कर रहा, बाकी आपके कर्म। मैं नॉनवेज नहीं खाती अब, क्योंकि मेरे को गुरुजी का एक सत्संग रह के याद आता है कि तुम किसी की बॉडी खा रहे हो ना, खा रहे हो ना, मैं मना नहीं कर रहा लेकिन खा तो रहे हो, तो इसलिए मुझे नहीं खानी। तो मैं नॉनवेज छोड़ चुकी हूँ, पर मैं भी किसी को बोलती नहीं हूँ कि तुम छोड़ो, तुम्हारी अपनी इच्छा, तुम्हारी कॉन्शियस अलाउ करती है तो तुम खाओ। मेरे घर पे भी सब खाते हैं, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना, आई एम हैप्पी विद दैट। बट ये भेड़ चाल नहीं है, ये लोगों को कुछ मिल रहा है, लोग फील कर पा रहे हैं। हर किसी का एक्सपीरियंस सुना है कि गुरुजी के मंदिर के अंदर घुसते ही उनको हेवनली फील आया, उनका ऑरा ही बदल गया है। तो अगर हर कोई ये फील कर रहा है ना, तभी वो वहाँ जा रहे हैं। अगर लोग 2-2 घंटे की लाइन में खड़े हैं ना, तो वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उनको पता है अंदर जाके उनको वो ब्लेसिंग मिलेगी जो पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं ना कहीं नहीं मिलेगी। जो यूनिवर्स से आप कहते हैं ना कुछ मांगो आपको मिल जाएगा, वो यूनिवर्स ही वही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे गुरुजी को सब अमीरों के बाबा बोलते हैं, ऐसा सुना हो आपने कभी? बिल्कुल सुना था। तो अमीरों के बाबा तो हैं, लेकिन उस अमीर को लाने वाले कौन हैं? वो गरीब जो उनके ड्राइवर हैं, वो मेड जो पीछे उनके बच्चे संभाल रही हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, आपने सुना है कि जब भी कोई गुरुजी के पास जाता था तो जब लंगर होता था ना, वो कहते थे पहले अपने ड्राइवर्स को खिलाओ खाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे ड्राइवर्स ना होते ना तो तुम यहाँ नहीं आ सकते थे। और आप जैसे कह रहे हो ना अमीरों के बाबा, तो ना ये ऐसा होता था जब गुरुजी के सत्संग होते थे, जब वो थे अपनी फॉर्म में, चोले में थे, तो मैंने जितना देखा और जितना सुना है उनके सत्संग में, जो हाई क्लास लोग होते थे ना वो आगे बैठे होते थे और उनके ड्राइवर्स ऑब्वियसली बाहर दरवाजे पे होते थे। तो वो कहते थे कि ये लोग ना बड़ा कम सुनते हैं तो इनको आगे बिठाते हैं, और ये लोग मेरे पास खुद चल के आते हैं, ये रईस हैं, ये आ सकते हैं। गरीब के घर मैं जाता हूँ। और जो पीछे बैठे हैं ना, कहते हैं ना जब जो बैक बेंचर होते हैं, टीचर की सबसे पहले उस पर नज़र जाती है। तो जो लोग पीछे बैठते हुए कहते होंगे ना कि यार हम आगे तो देखो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम तो बिल्कुल पीछे, हमें जगह मिली है। तो गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारा वो टीचर हूँ जिसकी ना सबसे पहले बैक बेंचर पे जाएगी। तो जो सबसे पीछे बैठा है उसको सबसे पहले ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि मेरी नज़र ही सबसे पहले उधर जाएगी। और जो गरीब मेरे पास नहीं आ सकता, उनके पास मैं चल के जाऊँगा, किसी मर्जी फॉर्म में जाऊँ, ब्लेसिंग्स उनके पास मेरी पहुँच जाएंगी। बस जय गुरुजी तो बोलना, शुक्राना करना है। बहुत शुक्राना। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप मेरे को, अगर आप सिंगिंग लाइन में जब आए हो, ये रेगुलरली आप सत्संग कर रहे हो, तो अभी ये रिसेंटली कब से स्टार्ट किया आपने कंटिन्यूसली? मतलब अब तो मैं ना इसको प्रोफेशनली इतना ले चुकी हूँ कि मैं इसको लग के प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि ये मुझे ना गुरुजी ने खुद पकड़ा है। बस मैं आगे कैसे चलने में बहुत एंग्शियस हुई कि कुछ हो ही नहीं रहा, मैं यहाँ आई क्यों हूँ। तो जब मैंने पूछा ना मैं यहाँ आई क्यों हूँ, तो खुद से जवाब मिला, तू आई नहीं है, तू लाई गई है। तो जो लाया है वो अपने आप आगे भी ले जाएगा। कुछ तो प्लानिंग होगी ना उनकी कि म्यूज़िक था, सीखा भी हुआ है, उसके बाद वापस से छोड़ दिया, जॉब तो चली रही थी, जॉब छुड़वा दी और फिर खुद वापस म्यूज़िक में घुसा दिया। वापस सीख भी रही हूँ, साथ के साथ रियाज़ करती हूँ, सब करती हूँ। तो मैं अब उससे ऐसी जुड़ी हुई हूँ कि अब मैं छोड़ नहीं सकती, ना मैं छोड़ूंगी। मैंने अपने हाथ पे टैटू कराया था, तो जब कराया था ना, ये मैंने कराया था गुरुपूरब पे, और मैंने कहा था गुरुजी ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। मैंने कहा लेकिन इसका ना एक पर्पस है। मैंने अपने हाथ पे टैटू करा लिया, ये टैटू ना मरते दम तक मिटता नहीं है। तो कभी मैं डोल भी जाऊँ ना कि नहीं अब तो गुरुजी मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं, अब मेरे को गुरुजी के पास नहीं जाना, तो आप मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये मेरे हाथ पे है। हम हाथ छोड़ेंगे ना, हम छुड़वा सकते हैं। अगर मैंने ये हाथ पकड़ा है ना, मैं छुड़वा सकती हूँ, लेकिन अगर ये हाथ गुरुजी ने पकड़ा है ना, तो चाह के भी नहीं छुड़वा सकती। इसलिए उन्हीं को कहा है कि आप पकड़ के रखो मेरा हाथ, मुझे छूटने मत देना। कहते ना सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइयां डोर हथों कड्डी ना मैं छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। तो वही कहती हूँ उनको, छोड़ना मत, कट जाऊँगी, और कट गई ना तो वापस उड़ नहीं पाऊँगी। तो अब उन्हीं के हाथ में वही सब करेंगे, और मुझे पता है वो दिन आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, जब मेरे पास डेट्स खाली नहीं होंगी।
एंड मेरे को इस बात की फुल श्योरिटी है, को अपने गुरुजी पे फेथ है। जैसे मैं सबको कहती हूँ ना, जब भी किसी के साथ कुछ होता है मैं कहती हूँ ना, तुम मेरे फेथ पे फेथ करके एक बार जय गुरुजी बोलो और अपना काम कर लो। वैसे मुझे मेरे फेथ पे फेथ है कि वो बैठे हैं और वो कराएंगे, और कुछ बहुत ही अच्छा कराएंगे, जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया वो कराएंगे। आप कोई सत्संग प्लान कर रहे हो जैसे अपने घर पे, या फिर मतलब ये मेरी प्लानिंग से तो चलता ही नहीं यार। मतलब फिर भी आपने सोचा हो कि जैसे आपका बर्थडे आ रहा है तो उस हिसाब से? मेरा बर्थडे आ रहा है तो मेरी बहुत इच्छा है और मैंने अपनी अरदास लगाई हुई है, एक हाजिरी मुझे गुरुजी के मंदिर में लगानी है। वो तो गुरुजी की मर्जी से ही गुरुजी की मंदिर से मर्जी से होगा, और भगवान करे बट उनकी रज़ा में राज़ी भी रहना है। नहीं भी हुआ तो होप करेंगे कि जल्दी होगा, अर्जी डाल दी है। तो आज हमारे शो पे नैन्सी जी मैम आई हैं और ये बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ से लोगों को आनंद ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा तृप्त करने का भी प्रयास किया है। तो हम ऐसे सिंगर आए हैं हमारे शो पे, तो हम उनसे कुछ बिना 2 लाइन सुने उनको छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वो गा के जाए, कुछ सुनाए। ओके, तो कौन सा गाना सुनाऊँ मैं आपको? कौन सा बजा? दरबार बड़ा सोना है या फिर ठीक है। आपके मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने आवाज़ सुनी है और बहुत ही प्यारी आवाज़ है, जिसको भी अगर अपने घर में या फिर कहीं पे भी कोई भी इवेंट में कोई भी सत्संग कराना है, ये माता जी के भजन और म्यूज़िकल फेराज और जो भी माता के भजन हो गए या गुरुजी के भजन हो गए, जिसको भी कराने हैं वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नैन्सी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हम इनका लिंक भी दे देंगे वीडियो में। तो आइए फिर दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पे। जो गुरुजी ने जो ये ब्रेसलेट वगैरह जो देते हैं, वो मतलब क्या इसमें रियल में ब्लेसिंग्स वगैरह होती है या क्या? मुझे तो मिली है, और जैसे मैंने आपको बताया, जब मुझे किसी ने पहली बार ब्रेसलेट दिया था तो बोला था अच्छे से रखोगे, तब मुझे पता नहीं था इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जब आपके हाथ में गुरुजी का स्वरूप है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जब आप वॉशरूम जा रहे हो तो आप पहन के नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये गुरुजी हैं। तो इसमें इतनी ब्लेसिंग्स है, मैं आपको बता रही हूँ। एक ही ब्रेसलेट मैंने पता नहीं कितने लोगों को पास ऑन किया है, कि मैं कहती हूँ कि ये ब्लेसिंग है। मेरी एक फ्रेंड कनाडा जा रही थी और सेटल होने ही जा रहे थे, तो ना मेरे पास, अब मैं उसे बाय तो बोलने चली गई, मेरे पास था तो कुछ नहीं, मैं कैसे बाय बोलूँ? मुझे बहुत अजीब लगा यार, नैन्सी तो खाली हाथ आ गई। हाथ में देखा, मैंने कहा ब्रेसलेट है, मैंने उसको ब्रेसलेट पहनाया। मैंने कहा अब ना तू अकेले नहीं जा रही, तेरे साथ ना ये साथ जा रहे हैं। उसको बड़ा फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आया, यार ये इसने मुझे क्या दे दिया, ये तो इसने गुरुजी दे दिए अपने। कह रही यार ऐसे मत करे, तो तेरे गुरुजी हैं। मैंने कोई बात नहीं, मेरे को गुरुजी मिल जाएंगे, ये तू रख। वो कनाडा चली गई और वहाँ जाके ना उसका हस्बैंड कुछ टाइम के लिए यहाँ आया, वो BCCI में है, तो कुछ मैचेस थे तो उसको वापस आना पड़ा। उस बीच उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया मेरी फ्रेंड के साथ, और वो बिल्कुल बेड पे थी। तो जब मैंने बाद में उससे सुना ना कि उसने वो टाइम कैसे निकाला, तो मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि शुक्राना है मालिक का, मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे पता था उसके पास एक हेल्प है जो उसे नहीं पता उसके पास है, लेकिन है, शी वॉज़ नॉट अलोन। तो गुरुजी के ब्रेसलेट में बहुत शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मेरे को कभी ना कभी ऐसा लगा और मेरे को सुनने में भी आया था कि जो गुरुजी के सेवादार है वो कहीं ना कहीं मिसबिहेव या फिर मतलब इस तरीके से लोगों को रिएक्शन मिला है उनका, तो ऐसा सही है या नहीं है? तो गुरुजी के जो सेवादार होते हैं, जैसे कोई लाइन में अगर लगा है और वो डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो मजबूर है उन्हें बोलने के लिए कि आप प्लीज़ डिसिप्लिन में रहो, आप लाइन में रहो। अगर आपके आगे बहुत सारी जगह खाली है तो वहाँ संगत बैठ सकती है, आप प्लीज़ आगे हो जाओ। तो वो ना बड़ा नेचुरल सी बात है कि वो ना बंदा रूड हो जाता है अगर एक टाइम पे आप ना सुनो। ऑफ कोर्स हर कोई नहीं होता, कुछ लोग बड़े प्यार से भी समझा देते हैं, बट जो कहते हैं ना सेवादार थोड़े ऐसे हो रहे हैं, तो नहीं यार, उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर कोई अपनी ड्यूटी से ज़्यादा रूड हो रहा है तो गुरुजी देख रहे हैं, वो अपने आप या तो उसकी सेवा चली जाएगी या तो उसको ठीक कर देंगे, उसका दिमाग ही ठीक हो जाएगा।
शायद ऐसा करना ठीक भी है, क्योंकि जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है वहाँ पे संगतों की, तो शायद कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। हम और आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा वहाँ पे संगत आ रही है, लाखों की कगार में लोग आ रहे हैं। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने उसमें जाना वहाँ पे, क्योंकि फ्रैंकली मैं केपेबल नहीं हूँ। बट सोचो जो लोग वहाँ सब मैनेज कर रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं यार, इनफैक्ट उससे भी पहले। तो आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया और फिर बातें कुछ ऐसी है जो रह गई, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कभी और अगर आप लोगों को भी इस तरीके से अपने सत्संग एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमें डीएम करना होगा और हमारे कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबल है। और अगर आपको किसी ने भी सत्संग कराना है नैन्सी जी से तो वो आप करा सकते हो। जो भी कुछ डिटेल्स होगी वो आपको ये सेंड कर देंगी। ठीक है जी। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। And you can like, share, subscribe my YouTube channel. It's by the name Nancy Alag Official. And you can also follow me on Insta by the same name Nancy Alag Official. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।